हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिकेशन संचार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है संचार, कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बेसिक सा मीनिंग पढ़ लेते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है। एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वन सेंडर, अ मैसेज एंड अ रेसिपेंट। दिस may sound simple, but communication is actually very complex subject. कम्युनिकेशन जो है उसमें मैसेज, रिसीवर और सेंडर होता है। ये सुनने में बड़ा ही सिंपल सब्जेक्ट लग रहा है, पर है बड़ा जटिल। द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर कैन बी अफेक्टेड बाय द ह्यूज रेंज ऑफ थिंग्स. Communication is more than simply the transmission of information. The term requires one element of success in transmitting or imparting a message, whether information, ideas or emotions. संचार या संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति संदेशों के आदान प्रदान के साथ साथ उनसे संबंधित अर्थों, भावनाओं, तथ्यों और संपत्ति, तर्कों, सूचनाओं, विश्वास, आपसी समझ आदि का भी आदान प्रदान करते हैं। In other words, the exchanging of the information by speaking, writing or using some other mediums. The successful conveying or sharing of ideas and feelings. संचार एक व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति संदेशों, उनके विचारों, तथ्यों, अर्थों और मनोवृत्तियों, आपत्तियों, संपत्तियों आदि का आदान प्रदान करते हैं। ये प्रक्रिया तब पूरी हुई मानी जाती है जबकि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को ठीक उसी अर्थ और भावना में के साथ समझ लेता है जिस अर्थ और भावना के साथ संदेशदाता संदेश देता है। यदि इसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो संचार प्रक्रिया अधूरी ही रह जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उन अवरोधों को दूर करके आपसी समझ या सम्मति उत्पन्न नहीं कर ली जाती। इन अदर वर्ड, इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन, अकॉर्डिंग टू न्यूमन एंड समर. According to Kit Davis, communication is the process of passing some information and understanding from one person to another. किट डेविस के मतानुसार संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाओं और समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। न्यूमैन समर के अनुसार संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों और सम्मतियों, भावनाओं का विनिमय है। तो हम इसका कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि जो संचार है, संचार से तात्पर्य मनुष्य के बीच में तथ्य और विचारों का पारस्परिक विनिमय के विस्तृत क्षेत्र से है, न कि टेलीफोन, तार, बेतार या इसी प्रकार की अन्य तकनीकों से है। तो इस तरह से हम इसको संचार को समझ सकते हैं। आइए अब हम संचार के बारे में हमने समझ लिया है, तो अब इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। आगे प्रक्रिया का देखो फॉर्मेट दे रखा है। सबसे पहला दे रखा है सेंडर से एनकोड होता है, उसके बाद एनकोडिंग के बाद मैसेज के बाद वो जाता है रिसीवर के पास, चैनल आता है बीच में, चैनल के थ्रू जाता है वो रिसीवर के पास, और रिसीवर से कोडिंग से फीडबैक एंड फीडबैक से वापस सेंडर। तो ये जो प्रोसेस है, अब देख लेते हैं कि होता क्या है सेंडर। संचार प्रक्रिया का प्रथम जो एलिमेंट होता है वो हमारा होता है सेंडर कौन होता है? जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, जिसका विचार होता है, जो कोई अन्य व्यक्ति को देना चाहता है, वो होता है सेंडर। फिर सेकंड आता है हमारा एनकोडिंग आइडियाज। भाषा वह साधन है जो विचारों और सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकती है, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। जैसे सिंबल्स, जैसे फॉर्मेट, जैसे ड्रॉ, जैसे साउंड, इनसे हम क्या कर सकते हैं, एक मैसेज को दूसरे रिसीवर तक, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है हमको, मैसेज। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा मैसेज।
बिना मैसेज के न सेंडर बनता है, न रिसीवर बनता है, न एनकोड होता है, न डिकोड होता है, न ही चैनल एग्जिस्ट करता है। तो मैसेज जो है वो मैसेज ये होता है कि वह कंटेंट है जो प्रेषित प्राप्त करता है और उसकी प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स उत्पन्न करता है। संदेश लिखित, मौखिक, मौन्य, सांकेतिक, चित्रीय, गुंजायमान किसी भी भाषा में हो सकता है, परंतु हाँ समझने योग्य होना चाहिए। फिर फोर्थ है हमारा चैनल और मीडियम। चैनल का मतलब है या तो हम रिटर्न पेश करें, ओरल, सिंबॉलिक, इस तरह से जो भी हमारे टाइप्स होते हैं उनको हम चैनल और मीडियम बोल सकते हैं। जैसे टाइप्स में आ गए सारे, टीवी, कंप्यूटर, फोन, ईमेल्स, नेट, इन सब से। फिर है हमारा रिसीवर। जिस व्यक्ति को संदेश, मैसेज मिला है या मैसेज भेजा जा रहा है वो हमारा रिसीवर होता है। यानी जो बंदा हमारे मैसेज को सुनता है, देखता है, पढ़ता है, जो उसका अर्थ लगाता है, मीनिंग समझता है, उसको हम कहते हैं रिसीवर। फिर है डिकोड करना, अर्थ निकालना, यानी संदेश जो प्राप्त करता है यानी रिसीवर उसको, मैसेज को मिलने के बाद रिसीवर को, उसके बाद वो पढ़ता, सुनना और देखने के बाद वो कुछ मीन निकालता है, कुछ अर्थ निकालता है और उसको समझने का प्रयास करता है, तो वो हमारा होता है डिकोड। उसके बाद फीडबैक। रिसीवर जो होता है वो मैसेज का फीडबैक ज़रूर देता है। संदेश पर जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि संदेश, कोई मैसेज है, जैसे जस्ट एग्जांपल, कोई मैसेज है जो किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, जैसे सेंडर ने भेजा मैसेज रिसीवर तक, रिसीवर को अच्छा नहीं लगा वो मैसेज, या रिसीवर को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो वो उसका फीडबैक दे सकता है। फिर है हमारा नॉइज, शोर, यानी कि शोर आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आंतरिक यानी संदेशदाता और संदेश प्राप्तकर्ता के भीतर शोर, जैसे उनकी मेंटालिटी कैसी है वो सब कुछ, और जैसे उनको भूख, सिर दर्द, थकान, इन सब से। और बाहरी शोर यानी वातावरण के कारण उत्पन्न, जैसे गाड़ियों की आवाज़, मशीनों की आवाज़, ये सारी चीज़ें शोर। तो ये हमारी है प्रोसेस, कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है वो सेंडर, एनकोडिंग मैसेज, देन चैनल, देन रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक पर ख़त्म होती है। इसके आगे हम देखते हैं कॉजेज ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के बढ़ते महत्व के कारण, कि संचार को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है वो इतना। सबसे पहला, संगठनों के आकार में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान समय में व्यावसायिक संगठनों के आकार में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण कर्मचारी की संख्या बढ़ रही है, और कर्मचारी अगर की संख्या बढ़ रही है तो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इफेक्टिव होनी ज़रूरी है। फिर है हमारी जियोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों का भौगोलिक विस्तार, के स्थानीय से राज्य स्तरीय, इंटरनेशनल, इंटर रीजनल, ये सारी चीज़ें, इसलिए जियोग्राफिकल हमारा एक्सपेंशन हो रहा है तो हमको कम्युनिकेशन की भी व्यवस्था ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फिर है ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन, प्रबंध में मानवीय संबंध एवं व्यवहारवादी विचारधारा का जन्म, बर्थ ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल अप्रोच इन मैनेजमेंट। फिर है हमारा पब्लिक रिलेशन, यानी कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था जनता के विभिन्न वर्ग, जैसे कस्टमर, सप्लायर्स, इंस्टीट्यूट, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी, इन सब से कनेक्टेड होती है। तो इन सभी के कारण ही वो संस्था सर्वाइव करती है, और इनके साथ कंटिन्यूटी बनाने के लिए, कांटेक्ट बनाने के लिए कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण, यानी वर्तमान युग में किसी कार्य को विभिन्न भागों में विभक्त करने तथा प्रत्येक भाग को किसी विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति से पूरा कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जब एक ही कार्य के विभिन्न भाग विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तब उनके बीच आपसी सूझबूझ और सहयोग की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऐसा होने पर लोगों को एक जगह पर इंटीग्रेटेड किया जाता है, और जहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम इज कंपलसरी। फिर लास्ट है आपका ग्रोइंग कंपटीशन, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन बढ़ रहा है और सभी के हित के लिए
ज़रूरी नहीं है कि जितना कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा, तो उसके लिए प्रतिस्पर्धी संस्थाओं से संवाद ज़रूरी है और वो हमारा कम्युनिकेशन ही उसको पॉसिबल बनाता है। तो ये थे हमारे कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस, कि क्यों कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, क्यों कम्युनिकेशन इतना ग्रो हो रहा है, उसके कुछ कारण थे। अब हम आगे देखते हैं कि बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इसके लाभ और महत्व। अभी हमने ऊपर जो पढ़े हैं वो है कि क्यों कारण है, कि बढ़ने का कारण क्या है, महत्व के कारण क्यों है, क्यों इतना महत्व है, वो पढ़ा हमने। अब हम पढ़ रहे इसके महत्व और लाभ। सबसे पहला है सफल पूर्वानुमान। प्रत्येक संस्था को अपने कार्यों की सफलता प्राप्त करने के लिए पूर्वानुमान करना पड़ता है, प्री एस्टिमेट लगाना पड़ता है, और उसके लिए हमेशा इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, जो सिर्फ उसमें हमारा कम्युनिकेशन हमको हेल्प करता है। सेकेंड है हमारा इफेक्टिव प्लानिंग, यानी कुंजो डोनल ने ये लिखा है कि जब तक इफेक्टिव प्लानिंग नहीं होगा तब तक हर व्यक्ति अपने उत्तरदायी, प्रत्येक व्यक्ति को नियोजन के क्षेत्र के संबंध के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। फिर थर्ड है साउंड एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, शीघ्र और सुदृढ़ निर्णय लेने में भी हेल्प करता है। फिर है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रत्येक संस्था के कार्यों को करने के लिए संगठन संरचना तैयार करनी पड़ती है। फिर है कर्मचारियों की अभिप्रेरणा, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है तो उसको उनकी नीड्स, उनकी आवश्यकताओं, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखना है। आप हर कंपनी में, बहुत से बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो हर किसी की हम मैनेजर्स उनके पास पर्सनली जा कर तो पूछ नहीं सकते, तो इसके लिए एक जो डेटा होता है वो हमारे कम्युनिकेशन से ही हमको मिलता है। फिर है सक्सेस ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की सफलता के संदेशों का आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है। नायक और नेता में संप्रेषण का गुण विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इतना ही नहीं, जो नायक होता है वो कंटिन्यू अगर सबऑर्डिनेट के टच में नहीं रहता, कम्युनिकेट नहीं करता है, तो उनका लिंक टूट सकता है और उनके फॉलोअर्स कम हो सकते हैं। फिर है हमारा इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, कि संस्था में प्रभावकारी नियंत्रण व्यवस्था अपनाने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और इतनी आसानी से वो अपने जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए वो बहुत जद्दोजहद करते हैं, और वो पॉसिबल है हमारे इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम से, और इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम पॉसिबल है हमारे कम्युनिकेशन से। फिर है हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स, के सब प्रयासों का समन्वय, कि इन सभी कार्यों में एकरूपता और क्रमबद्धता स्थापित करके ही संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। अतः सभी व्यक्तियों और विभागों के बीच संदेशों का निरंतर आदान प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है। फिर दे रखा है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, प्रजातांत्रिक प्रबंध। संस्था में प्रजातांत्रिक प्रबंध की स्थापना के लिए संचार व्यवस्था एक प्राथमिक शर्त है। बिना प्रजातांत्रिक प्रबंध की कल्पना करना, बिना इसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है। फिर है हमारा बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशंस, मानवीय संबंधों का निर्माण करना भी इसी का काम है। फिर है बिल्ड मॉरल, मनोबल का निर्माण करता है। फिर है कि हमारे जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं उनको दूर करता है ये कम्युनिकेशन। फिर है पारस्परिक सहयोग की भावना में सहायक है, एड्स इन म्यूचुअल कोऑपरेटिव स्पिरिट। फिर है हायर प्रोडक्टिविटी, अधिक उत्पादकता। फिर है लास्ट है हमारा बाहरी पक्षकारों से ठोस संबंधों का निर्माण, बिल्ड साउंड रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड्स, जैसे कस्टमर्स, ट्रेड यूनियन, इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर्स, इन सब के साथ अगर हमारा कंपनी को बनाए रखना है तो इन सब के साथ कम्युनिकेट होना ही पड़ेगा। इसके आगे हम देख लेते हैं कि मॉडर्न टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम कुछ तकनीकें देख लेते हैं, आधुनिक तकनीकें, जैसे किन किन से हमारा कम्युनिकेशन आज हम बिठा सकते हैं। सबसे पहला है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिकल मेल्स। के ईमेल से संदेश भेजने के लिए सबसे पहला संदेश ईमेल बॉक्स पर टाइप करना होता है।
फिर वो पहले से तैयार किए हुए ईमेल बॉक्स को, जैसा कि आप सभी को पता है ईमेल कैसे भेजते हैं, वो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए और हमको ईमेल एड्रेस जिसको भेजना है रिसीवर को पता होना चाहिए। फिर है सेकेंड है इंटरनेट। फिर है फैक्सिंग, फैक्स करना है, ये भी इलेक्ट्रॉनिकल एक टेक्निक है। फिर है वॉइस मैसेज करके आप क्या कर सकते हो, अपने मेल बॉक्स में भेज सकते हो और कोई भी वो मैसेज को सुनकर समझ सकता है। फिर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है वो, जिसमें एक जगह पर नहीं बैठते और आपस में, जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं हम, जैसे हम किसी भी चीज़ में अगर हम एक दूसरे से, जैसे चैटिंग के टाइम अगर वीडियो चैट कर रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम अपनी मीटिंग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है वेबसाइट, वेबसाइट के ज़रिए हम www के ज़रिए, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें उनका पता लगा सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं अपना, उनसे डेटा ले सकते हैं, फैक्ट्स। फिर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन प्रणाली में किसी संस्था एक ही स्थान या भवन में स्थापित या एक सीमित परिधि में स्थापित सभी कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। जब किसी एक कंप्यूटर पर कोई सूचना डाली जाती है तो उसे जुड़े जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसमें वो क्विकली वो वहाँ सूचना मिल जाती है। फिर है हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि ये जो है वो जब आपस में जुड़ने वाले कंप्यूटर की परिधि कुछ किलोमीटर और बढ़ जाती है या कुछ शहरों तक बढ़ जाती है तो उसे मैन कहते हैं। फिर है हमारा सेल्यूलर फ़ोन, जैसा कि आज की दुनिया में हर किसी के हाथ में एक फ़ोन है, सेल्यूलर फ़ोन, जिस पर हम फ़ोन ओरली बात भी कर सकते हैं, फ़ोटो भी भेज सकते हैं, फ़ोटो कॉपी करके भी एक सेल से दूसरे सेल पर भेज सकते हैं, कुछ टाइप भी कर सकते हैं, जैसे इलेक्शंस होते हैं, कुछ भी मैसेज हम भेज सकते हैं जिससे हमारा संदेश जा रहा है, वो हमारी एक टेक्निक है। तो अब हम इसके मॉडर्न टेक्निक के बारे में देखिए कि मॉडर्न टेक्निक में हमने आज पढ़ा है मेल, इंटरनेट, फैक्स, वॉइस मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबसाइट, लैन, मैन एंड सेल्यूलर फ़ोन। तो ये थी हमारी मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हमने कम्युनिकेशन की मॉडर्न टेक्निक्स पढ़ी, कॉजेज़ पढ़े, बेनिफिट्स पढ़े, प्रोसेस पढ़ी और उसका बेसिक मीनिंग पढ़ा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।